नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं जमशेदपुर की। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत मरारपाड़ा निवासी लालजी प्रसाद के घर बाइक से आए अपराधियों ने मंगलवार दोपहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। अपराधियों ने उनके घर के बाहर खड़ी कार पर भी फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इधर सूचना पाकर प्रभारी डीएसपी मुख्यालय 2 अनिमेश गुप्ता मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। घटनास्थल से पुलिस ने 2 खोखा बरामद किया है। जानकारी देते हुए लालजी प्रसाद ने बताया कि इसके पूर्व भी उनके घर पर 4 बार गोलियां चल चुकी है। एक गोली कार के दरवाजे पर चलाई गई, जबकि दूसरी गोली घर के दीवार पर जा लगी। लालजी प्रसाद ने बताया कि 1 माह पूर्व भी अजय गौड़ ने रंगदारी को लेकर सीएच एरिया के पास उन पर गोली चलाई थी। हालांकि इसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक बार फिर से उन्हें डराने के लिए फायरिंग की गई है। इधर पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज में दिखाई दे रहा है बाइक पर सवार होकर 2 अपराधी मौके पर पहुंचे। उनमें से पीछे बैठे अपराधी ने हथियार निकाला और एक गोली कार पर चलाई, वहीं दूसरी गोली उनके घर पर चलाई। फायरिंग करने वाले की पहचान सोनारी ग्वाला बस्ती निवासी पिंटू यादव उर्फ भैंसा के रूप में की गई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, पर वह फरार बताया जा रहा है। 1 महीने पहले का ये घटना शुरुआत का है। मॉर्निंग वॉक में गए थे तो 3 लड़का हमको अटैक किया। मैंने चैन ब्रेसलेट और छीनने का रिंग कोशिश किया तो हम बच के निकल गए। तो केस किए थाना पर, तो 1 ठो पकड़ाया, बाकी 2 ठो फरारी कर हो गया। अब उसी समय से ये लोग प्लानिंग कर रहा है ना। 1 ठो पकड़ाया तो नाम बता दिया 2 जन का, 2 आदमी है, फलना है। उसी समय से बार बार घर पर आकर के धमकी दे रहा है लोग, मेरा नाम हटवाइए। हम लोग के ज़बरदस्ती नाम दो दिया है जो पकड़ाया है। 1 हफ्ता पहले आकर घर पर तोड़ फोड़ किया था। ये दूसरा बार हो गया कि गोली 2-3 राउंड चला के गया। इससे पहले गोली नहीं चलाया गया था, लेकिन हमला किया गया था, कोशिश किया गया था अपहरण का कि बच्चा को अपहरण कर लेंगे। तो ताला मारा हुआ था तो नहीं घुस पाया था लोग, तो ताला बंद रहता है। अजय गौड़ और भैंसा उर्फ पिंटू यादव नाम है इसका, और 1 ठो तो अंदर है। उस दिन का में झब्बू वब्बू था, 1 हफ्ता पहले आया था लोग। कहाँ रहता है? ये ग्वाला बस्ती और दुमहानी में रहता है। मरारपाड़ा में यहाँ सोनारी में लाल स्क्रैप व्यापारी है, उसका पूर्व में चेन स्नैचिंग की घटना घटी थी। और उनका कहना है कि उसमें जो एक्यूज पकड़ा गया था और उसके द्वारा 2 और एक्यूज का नाम बताया गया था। उसी में से एक लड़का अन्य कोई लड़का के साथ मिलकर के यहाँ पर फायरिंग की घटना कर डराने के उद्देश्य से उसके खड़ी गाड़ी में फायर किया है और गेट के पास में फायर किया। अभियुक्त के द्वारा ये भी बताया जा रहा था कि ये छिनतई की घटना भी पहले हो चुकी है उनके साथ। हाँ, वादी द्वारा बताया गया है छिनतई की घटना घटी, उसमें पकड़ाया था लोग। जो पकड़ाया था वो एक्यूज ही दूसरा लोग का नाम लिया था, और उसी में जिसका नाम लिया था उसी में से एक लड़का जो है वो फायर का घटना घटी। इधर कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर कुर्मी नामी संगठनों ने रेल चक्का जाम करने की घोषणा की है। आगामी 20 सितंबर से कुर्मी संगठन आंदोलन की राह पर होंगे और रेल चक्का जाम करेंगे। रेल चक्का जाम किए जाने की घोषणा को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इस वजह से 40 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित होंगी। इसको लेकर रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत ज्यादा रांची और टाटा मार्ग की ट्रेनें प्रभावित होंगी। ट्रेनों के परिचालन में रुकावट को देखते हुए यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रेल प्रबंधन द्वारा टाटानगर रेलवे स्टेशन में हेल्प डेस्क बना दिया गया है, क्योंकि 40 ट्रेनों को रद्द और 20 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विगत कुछ माह पहले भी कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर रेल चक्का जाम किया गया था। पुनः 20 सितंबर से आंदोलन की शुरुआत हो रही है। आरपीएफ द्वारा भी बंदी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। टाटानगर से 50 आरपीएफ पदाधिकारी, जवान, महिला कांस्टेबल आमलाजुड़ी के लिए कूच कर गए हैं। जानकारी देते हुए आरपीएफ OCS के तिवारी ने बताया कि आमलाजुड़ी उड़ीसा राज्य में पड़ता है, इसलिए वहां की लोकल पुलिस और बालेश्वर जीआरपी भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि टाटानगर रेलवे स्टेशन से खुलने वाली व होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द हो रही है।
आरपीएफ पोस्ट टाटानगर के जुडिक्शन में आंवला जुड़ी जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पर कुर्मी आंदोलन का प्रभाव पड़ने वाला है। तो उसके लिए हम लोगों ने लगभग 50 आरपीएफ ऑफिसर स्टाफ, जिसमें लेडीज कांस्टेबल भी है, उनकी वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा लोकल पुलिस उड़ीसा की तरफ से भी लगभग 50 लोगों की ड्यूटी वहाँ पे है। और इसके अलावा चूँकि वो जीआरपी बालेश्वर के अंतर्गत पड़ता है, तो उनकी तरफ से भी वहाँ पर फोर्स की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा टाटानगर स्टेशन में चूँकि बहुत सी गाड़ियाँ रुकेंगी, मेन लाइन भी अफेक्टेड होगा, तो यहाँ अभी हमारी 12 घंटा की ड्यूटी आज से ही इंट्रोड्यूस हो गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति स्टेशन में और यहाँ रहे। तो रेलवे की तरफ से जितनी व्यवस्था हो सकती है पब्लिक को आराम पहुँचाने के लिए, सुविधा के लिए की गई है। वहीं कुर्मी समाज द्वारा रेल चक्का जाम किए जाने की घोषणा का राज्य के आदिवासी संगठनों ने विरोध किया है। राजधानी रांची के करमटोली स्थित धूमकुड़िया भवन में आदिवासी संगठनों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग पर कड़ा ऐतराज जताया गया। कुर्मी संगठनों ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 20 सितंबर से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के 9 रेलवे स्टेशनों पर अनिश्चितकालीन रेल नाकाबंदी की घोषणा की है। इसे देखते हुए रांची रेल मंडल ने कई ट्रेनों को रद्द किया है। वहीं कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए तथा सिक्योरिटी के लिहाज से आरपीएफ, राज्य पुलिस की तैनाती भी की जाएगी। आपको बता दें कि कुर्मी जाति ओबीसी श्रेणी में आता है, लेकिन वे लोग पिछले कई सालों से केंद्र से मांग कर रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। अपनी इन मांगों को लेकर समाज का ये तीसरा रेल रोको आंदोलन है। इससे पहले साल 2022 के 20 सितंबर और 2023 के 5 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन किया जा चुका है। मंडल में जो मूड़ी जंक्शन है, वहाँ पर आंदोलनकारी का ये मैसेज आया है कि कुर्मी समाज द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसको देखते हुए पैसेंजर्स की तकलीफ़ों को देखते हुए कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है प्रायरली। और उसमें से कुछ जो ट्रेनें हैं, मैं आपको उसकी सूची बता देता हूँ। 18102 जम्मू तवी टाटानगर एक्सप्रेस, ये ट्रेन जो 18/9 को चलने वाली है, उसको कैंसिल किया गया। ट्रेन संख्या 02832 भुवनेश्वर धनबाद 19 और 20 तारीख दोनों दिन के लिए रद्द किया गया है। 07052 रक्सौल सिकंदराबाद जो कि 19 तारीख को चलेगी, उसे भी रद्द कर दिया गया है। 12876 आनंद विहार पुरी एक्सप्रेस जो कि 19 तारीख को चलने वाली है, उसको भी रद्द कर दिया गया है। वाणांचल एक्सप्रेस 13404 भागलपुर रांची एक्सप्रेस 19 तारीख को जो चलने वाली है, उसे भी रद्द किया गया है। गोरखपुर हटिया एक्सप्रेस जो 19/9 को चलने वाली है, उसे भी रद्द किया गया है। साथ ही साथ ट्रेन संख्या 17007 सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस, इसको भी जो 19 तारीख को चलने वाली है, इसे भी रद्द कर दिया गया है। वहीं आदिवासी संगठनों द्वारा कुर्मी जाति द्वारा किए जा रहे आंदोलन का विरोध करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में उपस्थित पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने कहा कि मूल आदिवासी समाज के साथ कुर्माली समाज की विचारधारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और परंपरा के आधार पर पूरी तरीके से विपरीत है, इसलिए कुर्मी को आदिवासी नहीं माना जा सकता। जो ये सिर्फ 1913 का ही दिखाते हैं कि हम लोग को गैजेटर में आदिवासियों की सूची में डाला गया था, मगर क्या कारण है कि 1910 का जो सेंसस रिपोर्ट है, जो संथाल गणना का जो बना, उसमें भी ये बतौर आदिवासी न होकर खेतीहर और चरवाहा की कैटेगरी में इन लोगों को रखा गया। और 1913 के बाद स्पष्ट रूप से इनका आदिवासियों से कोई नाता नहीं रहा है, बल्कि इससे उलट इन्होंने अपने आप को कुर्मी क्षत्रिय महासभा का भी इन्होंने गठन करके अपने आप को शांति के समय में जो है खेती का किसान और युद्ध के समय में अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया है। और यही कारण है कि हम लोग देखते हैं कि इनके भी अपने दिग्गज नेता झारखंड अलग राज्य में जो हुए विनोद बिहारी महतो, उन्होंने शिवाजी समाज नाम का एक संगठन का गठन किया। ये आखिर किस विचारधारा के तहत हुआ, ये हम लोग उनसे ही सवाल करते हैं। आज वो भगवान बिरसा मुंडा की जय करते हैं,
मगर इन्होंने शिवाजी, क्योंकि इनका जो है अपना सीधा जो रिश्ता जो छत्रपति शिवाजी के साथ भी जोड़ते हैं, उनकी मुख्यता जो है इनका जो अगर रेस डिफाइन किया जाए, क्योंकि जो भी है ये सारा कुछ रेस से डिफाइन होता है, तो ये आर्य जाति जो है नस्ल के उसमें अंतर्गत आते हैं और राजा भोज के साथ भी इनका जो है संबंध दिखाया गया। इनका इधर राष्ट्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हैदराबाद में हुई, जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में शामिल होने के बाद वापस लौटे झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राष्ट्रीय नेता झारखंड के कार्यों से खुश है। इस बात की भी जानकारी दी कि जल्द ही झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। वहीं विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि बैठक में कांग्रेस की मजबूती और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस की भी मजबूती भी बड़ी जरूरत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राज्यों में भी यात्राएं निकाली जाएगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सम्मिलित किया जाएगा। और निश्चित तौर पर हर एक प्रदेश का पीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी लीडर उस कमेटी का एक मेंबर होते हैं, एक्सटेंशन कमेटी का। और जो परिप्रेक्ष्य था कि अभी 5 राज्य के जो चुनाव है और आने वाले समय में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसी पर कंटेस्ट है। और हमारा वही है कि हमारा जो लक्ष्य जो है, कैसे करके हम संगठन को मजबूत बनाकर अधिक से अधिक सीट में हम चुनाव जीते और इंडिया गठबंधन के तहत आने वाले समय में हम अच्छा परिणाम दे सके। इसी पर विचार विमर्श हुई और सारे लोगों ने अपना अपना स्टेट से कहा गया है कि हम लोगों ने दिल लगाकर, मन लगाकर संगठन में जो कमी है उसको खोजकर निकलकर संगठन को मजबूत बनाएंगे और धारदार बनाएंगे और हम अपना उम्मीदवार को जिता कर लाएंगे। पार्टी के अंदर भी जो चीज़ें चलती रहती थी वो चीज़ें रुक गई है। लोग सब संगठित होकर के पूरे लड़ाई लड़ने के मूड में हैं और इस बात पर चर्चा जो हुई, कई लोगों ने इस संदर्भ में कहा कि अब भारत जोड़ो यात्रा हम लोगों को राज्य स्तर पे करना चाहिए और अपने अपने उस पे करना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4081 किलोमीटर की यात्रा तो कर ली है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं वो भी करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से सभी बातों पर चर्चा करके हम लोग जो वहाँ से आला कमान का निर्देश मिलेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। महिलाओं को 33% आरक्षण के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर के बाद बीजेपी नेत्री सीमा शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। सीमा शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को उनका वास्तविक हक दिलाने का काम किया है। इस मौके पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीमा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उस बिल को पास करवाया है जो वर्षों से लंबित था, जिसकी प्रतीक्षा देश की महिलाएं वर्षों से कर रही थी। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तो है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को निश्चित संख्या में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जो अब तक नहीं मिल पाया था, जिसे पीएम मोदी ने दिलाने का काम किया है। इस तरह नई लोकसभा की बिल्डिंग में नई शुरुआत के साथ पीएम ने महिलाओं को उनका हक देकर भारतीय लोकतंत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी। साथ ही उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी कि उन्होंने उस बिल को लाने का प्रयास किया है जो बिल वर्षों से लंबित था, जिसकी महिलाएं बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। आज जबकि हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, वैसे समय में लोकसभा और विधानसभा में जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिल पाया है। देश के हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारे रक्षा विभाग का हो, रक्षा मंत्रालय हो, आज महिलाएं सेना में हैं और बहुत अच्छी भूमिका निभा रही हैं। यहाँ तक कि पायलट हैं, ट्रेन चला रही हैं हर क्षेत्र में। और हमें लगता है कि ये महिला आरक्षण बिल भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से ही होना था, क्योंकि जिस प्रकार से वो देश की महिलाओं के लिए लगातार कई तोहफे दे रहे हैं, तो ये तोहफा भी हमें लगता है कि इनके माध्यम से ही हम महिलाओं को मिलना था। तो इसके लिए हम बहुत ही पूरे अपने देश के महिलाओं के साथ उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे और बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ये बिल अवश्य ही पारित होगा
और महिलाओं को अपना हक मिलेगा जो उन्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। धन्यवाद। वहीं महिला आरक्षण पर कांग्रेस व राजद की ओर से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि यूपीए की सरकार के समय सोनिया गांधी ने महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव दिया था। वहीं राजद नेत्री अनीता यादव ने कहा कि आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण में स्थान मिलना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सोनिया गांधी की इच्छा थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। आज नहीं, वर्षों पहले अपनी सरकार के समय हम लोगों ने प्रयास किया था। वहीं आरएसएस में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। जब महिला को आप अपने घर में नहीं ला सकते हैं तो पार्टी में कैसे लाएंगे? हमने तो देश में राष्ट्रपति दिया, प्रधानमंत्री दिया, 2 महिलाओं को कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी दी, इतना कुछ किया। आप जानते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का कि अगर कोई इच्छा है तो यही है कि 33% आरक्षण मिले। आज से नहीं, वर्षों बरस से है। अपनी सरकार में हम लोगों ने प्रयास किया था, उसमें कई तरह से के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अब पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन उन लोगों की एक मंशा रहती है। और जो आरएसएस में होता है वहाँ महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। अरे जब महिला को आप अपने घर में नहीं ला सकते हैं तो आप पार्टी में कैसे लाएंगे? हमने तो देश में 2 अध्यक्ष दिया, राष्ट्रपति दिया, प्रधानमंत्री दिया, महिलाओं के लिए इतना कुछ किया। हम तो चाहते हैं कि जो महिलाओं का आरक्षण है जल्द से जल्द सुनिश्चित हो। सिर्फ बतौलेबाजी से काम नहीं चलेगा। कोई मंत्री ट्वीट कर देता है और फिर योजना फेल हो जाती है। ये तो चाहते हैं कि सभी चीज़ें छुप छुपा के हो। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई लोकसभा में एजेंडा नहीं होगा, कोई सरकार अपनी बात एक दिन पूर्व नहीं बताएगी। तो इस तरह की कवायद चल रही है और ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नफरत, इनसे ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। वहीं झारखंड प्रदेश राजद महिला नेत्री का कहना है कि केंद्र सरकार की साफ और सही नीयत का वे हमेशा से समर्थन करती है और करती रहेगी। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण में आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों को भी स्थान मिलना चाहिए। अगर आरक्षण में उन्हें समुचित स्थान नहीं मिलेगा तो ये उनके साथ अन्याय होगा। केंद्र सरकार ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया है, अगर उनकी नीयत सही है तो राजद हमेशा समर्थन करती रही है और करेगी। महिला आरक्षण पर बहुत समय से बात चल रहा है, पर हर समय इस विषय पे आकर अटक जाता है क्या कि महिलाओं के आरक्षण में आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को स्थान दिया जाएगा या नहीं। अगर भाजपा की सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है और उसमें ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदिवासी और दलितों का स्थान नहीं है तो ये उनके साथ अन्याय होगा। ये फिर से एक मोदी सरकार की चाल होगी और इस पे फिर हम उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये पिछड़ों और आदिवासियों और दलितों के साथ भेदभाव के नियत से किया गया एक षड्यंत्र ही सिद्ध होगा। इधर राजधानी रांची के पुराना विधानसभा परिसर में आदिवासी स्वशासन अधिकार मंच द्वारा झारखंड पेशा नियमावली पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेशा नियमावली पर उपस्थित लोगों के साथ गहन विचार विमर्श किया गया। आयोजक संस्था के प्रतिनिधि का कहना है कि झारखंड राज्य में पेशा नियमावली किस प्रकार बननी चाहिए, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही सुझाव भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पेशा नियमावली पर पेशा कानून का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। इस बैठक में आए जिला के प्रतिनिधियों ने पेशा कानून को लेकर 2 बिंदुओं पर जोर दिया, जिसमें स्वतः जिला परिषद, जो कि पेशा कानून के पूर्व का भिन्न अंग है, उसे और जमीन के मुद्दे को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। झारखंड के विभिन्न जिलों के जन संगठनों के प्रतिनिधि जुटे हुए हैं और यहाँ पर ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि झारखंड राज्य में पेशा नियमावली किस प्रकार बननी चाहिए और एक हम लोगों ने इसके लिए सुझाव भी दिया है और हम इस संबंध में एक रणनीति बना रहे हैं कि हम कैसे अपने पसंद के, अपने अनुसार, पेशा कानून के अनुसार इस नियमावली को हम लोग लागू करवा सकते हैं। इस सभा में रांची, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा सहित 10 जिलों के प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ पर हिस्सा लिया और सब लोगों ने अपने विचार रखे कि पेशा नियमावली जो बनाया जा रहा है उसमें पेशा कानून का पूरी तरह ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने 2 बातों पर जोर दिया कि स्वायत्त जिला परिषद, जो कि पेशा कानून के फोरों का एक अभिन्न अंग है, उसको अवश्य रूप से पेशा कानून में शामिल किया जाना चाहिए
और जो ज़मीन का मुद्दा है उसको पेशा कानून में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ जो परंपरागत नियम है यहाँ के जो कि विल्किंसन रूल्स में है, हुकूकनामा में है या CNT एक्ट्स में है, उसको भी इस कानून में जगह मिलनी चाहिए। सोमवार की देर रात करीब 12 बजे के बाद कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति ने अचानक ICU वार्ड में तैनात डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना के विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और मारपीट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं देखते ही देखते अस्पताल परिसर में काफी हंगामा खड़ा हो गया। सब इधर उधर भागने लगे। किसी तरह मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। इस घटना में डॉक्टर कमलेश बुरी तरह घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के देवनगर निवासी दीपक प्रधान ने अपनी 4 वर्षीय पुत्री अनु प्रधान को सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसकी इलाज के क्रम में मौत हो गई थी। इसी वजह से परिजन आक्रोशित थे। परिजन डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे थे। इसी दौरान ये घटना हुई। इधर घटना के बाद मंगलवार को MGM अस्पताल के डॉक्टरों ने काम ठप कर दिया है। इमरजेंसी सेवा छोड़ सभी तरह के इलाज से खुद को डॉक्टरों ने अलग कर लिया है। सभी अधीक्षक कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठकर सुरक्षा और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो नाइट ड्यूटी था 10 बजे का। 10 बजे मैं आया था और पीकू में राउंड लेने के लिए गया था। उसमें कंडीशन बच्चे का सीरियस था, वो बता दिया गया था और ट्रीटमेंट चल रहा था। जो ट्रीटमेंट जो एडवाइस किया था उसे फॉलो हो रहा था। अचानक बच्चे को 12:30 के लगभग उसको लूज मोशन हुआ। उसके बाद उसको अचानक लूज मोशन के बाद उसका दांत लगने का कंप्लेन आया। जब मैंने देखा तो बच्चे का स्थिति बहुत ही गंभीर था। उसका पल्स और सांस नहीं चल रही थी और इस दौरान मैंने अपना जो प्राथमिक जो भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ जो सुविधा है ना सभी उस दौरान मैंने CPR दिया और उसका बच्चे को बचाने में असमर्थ रहे और कोशिश किए थे लेकिन नहीं बच पाया। बच्चे को अटेंडेंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद कुछ देर बाद कुछ लोग आए और जब मैं पेपर वर्क कर रहा था उस समय उन लोगों ने मेरे साथ हाथापाई किया था। ये है कि हमारे PGI डिपार्टमेंट में चाइल्ड विभाग में 4 साल 8 महीने की बच्ची अनु प्रधान तो सुबह में 11:30 बजे के राउंड भर्ती हुआ था। इस टाइम भर्ती हुई थी वो अनकॉन्शियस थी, अचेत अवस्था में थी। शुगर लेवल जो उसका 42 था और लीवर स्पिन बढ़ा हुआ था, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया केस था। हम लोग सस्पेक्ट किए थे। ऑलरेडी एक्सप्लेन था कि कंडीशन बच्चे का बहुत सीरियस है। हम लोग दिन भर उस पर मेहनत की है। लास्टली बच्चा जो है 12:30 बजे के राउंड डेथ किया है और 3 बार बताते रहे, हर घंटे हर आधे घंटे पर उसको बताता गया है कि बच्चे का कंडीशन इतना सीरियस है। इन सब जानकारी के बावजूद भी जब बच्चे को डेथ डिक्लेयर किया गया, जब डॉक्टर पेपर वर्क कर रहे थे ले जाने की डेड बॉडी का, उस टाइम जो है 8-10 लोग में भी ज़्यादा ही होंगे और प्रॉपर प्लांट में आके इनको बहुत बुरी अवस्था, बहुत बुरी तरह मारा है। अब PICU में जहाँ भागने का भी जगह नहीं है कि अगर मान लीजिए 10 लोग घुस जाएंगे तो बंद हो जाएगा रास्ता। छोटा सा रास्ता है, संकरा सा, ऐसा इतना मारा गया है इनको। तो अभी आप लोग क्या स्टैंड में? अभी हम लोग जो है ना स्ट्राइक पे रहेंगे। OPD बंद रहेगा, इमरजेंसी सेवा ठप, इमरजेंसी सेवा चालू रहेगा। लेकिन जब तक जो जिनको मारा गया है, इनको तो मारा गया, उनके लिए तो हम लोग पुलिस फाइल कर रहे हैं, FIR करेंगे। IMA के साथ भी हम लोग बात करेंगे अभी जो क्या करना नहीं करना। फिलहाल तो OPD बंद रहेगा और 24 घंटे भी तो बंद रहेगा। और जो मारा है वो इतने प्लांट वे से मारा है कि प्रॉपर वीडियो ही बनाया गया है, सुनने में आया है। वो वीडियो हम लोग को अभी नहीं मिला है लेकिन मीडिया में सर्कुलेट है, ऐसा सुनने में आया है। हम देख रहे हैं वो वीडियो आप देखना चाह रहे कि वीडियो है कैसा, क्या बनाया है वो लोग। लेकिन हम लोग को तो इतना पता है कि इनको रात में इतना मारा है जो बेचारे अभी सुबह में रात भर नहीं बताया किसी को। सुबह में हम लोग पूछे क्या हुआ तो बोले वो मारे, बताना भी नहीं चाह रहे। स्ट्राइक में रहेंगे आप लोग? अभी हम लोग स्ट्राइक पे, OPD बंद रहेगा। पूरे राज्य में टाटानगर रेलवे स्टेशन ऐसा पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जहां यात्री ट्रेन के डब्बे में रेस्टोरेंट का आनंद उठा सकते हैं। जी हां, एक ऐसा कोच जिसे अब रेस्टोरेंट का रूप दे दिया गया है। पिछले कई दिनों से इस रेस्टोरेंट की तैयारी चल रही थी। इसे टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकेंड एंट्री गेट में स्थापित किया गया है, जिसे लॉन्ज ऑन व्हील के नाम से जाना जाएगा। इस वातानुकूलित कोच में 40 लोगों की क्षमता है, जिसमें इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, झारखंड और बिहार के व्यंजनों का यात्री लुत्फ उठा सकते हैं। 24 घंटे यात्रियों के लिए उपलब्ध है। इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन ARM और रेस्टोरेंट के संचालनकर्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस रेस्टोरेंट के निर्माण में टाटानगर रेल प्रबंधन के कॉमर्शियल विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खड़गपुर डिवीजन से इस कोच को स्पेशल सेकेंड एंट्री में लाकर वातानुकूल रेस्टोरेंट के रूप में स्थापित किया गया है। ट्रेन की बोगी में
और बाकी रेस्टोरेंट की तरह यहाँ तमाम मतलब नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ खाना मिलेगा। बस आप काउंटर से भी खाना ले सकते हो, अंदर बैठ के भी ले सकते हो। जो यात्री स्टेशन पे जाएंगे वो काउंटर से खाना लेके पैक करा के और लेके जा सकते हैं। नगर में ये झारखंड में पहली बार ये हो रही है। साउथ ईस्टर्न नेटवर्क का ये पहला लॉन्च एंड रिलीज है। वहीं जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत टाटा मणिपाल कॉलेज में 2 वर्ष पूर्व हुई चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चोरी में संलिप्त 4 लोग और चोरी के माल की खरीदारी में 3 लोग शामिल हैं। वहीं गांजा की खरीद बिक्री के आरोप में भी एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएसपी वीरेंद्र राम ने बताया कि घटना 27 जुलाई 2021 की है। बारेडी निर्माणाधीन टाटा मणिपाल कॉलेज स्टोर रूम से 5 एसी की चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने दीपक कालंदी को पकड़ा। दीपक कालंदी ने बताया कि वह कॉलेज में मजदूरी का काम करता था। उसी दौरान उसने देखा कि कॉलेज में कई सारे एसी लाए गए हैं। इसकी जानकारी उसने अपने साथी शिबूदास, केशव कालंदी और विक्की को दी। इसके बाद मौका देकर सभी ने मिलकर 5 एसी चुराए और उसे प्रति एसी 8,000 रुपये में बेच दिया। उन्होंने बताया कि 3 एसी अरुण कुमार को बेचा गया था, जबकि 1 एसी मनोज धल नामक व्यक्ति को और एक विकास कर्मकार को बेचा था। मनोज के पास से पुलिस ने एक जला एसी बरामद किया है, जबकि विकास ने जो एसी खरीदा था उसे कबाड़ी को बेच दिया है। चोरी किए गए एसी की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को आवश्यक पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। जुलाई 2021 में एक मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में उसके स्टोर रूम से 5 एसी की चोरी हुई थी। इस संबंध में सिद्धगोड़ा थाना में कांड दर्ज कराया गया था। तो उसी समय से मैंने चोरी गए एसी की बरामदगी हेतु लगातार प्रयास जारी था। चोरों के विरुद्ध भी चोरों को भी पता लगाने का प्रयास जारी था। इस संबंध में सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी रंजीत कुमार को पता चला था कि इस घटना में जो चोरी किया है उसको मेन आपका दिलीप कालिंदी है। दिलीप कालिंदी को पकड़ा गया तो उसके द्वारा पूछताछ करने पर चोरी की बात स्वीकार किया और अपने साथ जो है शिबूदास और केशव कालिंदी के साथ मिलकर अन्य के साथ मिलकर के एसी चोरी करने की बात बताया। उसके अनुसार उसके बताया अनुसार आपको जो चोरी का सामान खरीदने वाले थे अरुण कुमार, मनोज धल और विकास कर्मकार, जो चोरी का एसी बरामद किया गया है और चोरी करने वाले दिलीप कालिंदी, शिबूदास और केशव कालिंदी को पकड़ा गया है और तथा चोरी के माल खरीदने वाले अरुण कुमार, मनोज धल और विकास कर्मकार को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक अन्य मामले में भूयाडी ऑक्सीजन कॉलोनी के खैनी विक्रेता महेंद्र साव को नशीला पदार्थ गांजा और गोगो के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि गांजा की सप्लाई करने वाला अनिल सिंह भागने में सफल रहा। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वहां छापेमारी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीते कल दिनांक 18/9/2023 को 8:30 बजे सुबह में थाना पर सूचना मिली थी कि अनिल सिंह जो गांजा तस्कर है वो अपने सहयोगियों से लिट्टी चौक के पास मकेंद्र साहब का गुमटी खैनी दुकान है, वहां पर गांजा का बिक्री करवा रहा है। इस सूचना पर एक टीम का गठित किया गया, जिसमें मेरे अलावा इंस्पेक्टर साहब थे, थाना के पुलिस पदाधिकारी गण थे। सूचना के अनुसार जो सूचना मिली थी उसके अनुसार वहां पर छापामारी किया गया तो मकेंद्र साहब का गुमटी में आपको गांजा पाया गया। 4 पीस गांजा का थी प्लास्टिक में और 52 पीस जो है सिगरेट के तौर पर जो बना करके पिया जाता है उसमें भरा हुआ गांजा पाया गया और कुछ खाली गोगो भी पाया गया जिसमें बाद में भरा जाता है। इसमें मकेंद्र साहब की तो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अनिल सिंह जो है वो घटनास्थल से भागने में सफल हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है और इस संबंध में आपको सिद्धगोड़ा थाना कांड संख्या 112-23 अनिल सिंह और मकेंद्र साहब के विरुद्ध दर्ज किया गया है। मकेंद्र साहब को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा जा रहा है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड स्थित हल्दी पोखर में बारिश के कारण चंपा नायक का मिट्टी का घर पूरी तरह ढह गया, जिसकी वजह से घर में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। अब हालत यह है कि परिवार के लोग तिरपाल के नीचे रहने को विवश है। पोटका प्रखंड अंतर्गत हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत की नायक टोला में कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण चंपा नायक का घर
पूरी तरह से ढह गया। इसके कारण चंपा नायक और उसकी ननद पूरी तरह से बेघर हो चुकी है। इस संबंध में चंपा नायक द्वारा पंचायत की मुखिया देवी कुमारी को सूचना दी गई। सूचना के बाद मुखिया पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही जल्द से जल्द आवास प्लस या अम्बेडकर आवास उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया। इस दौरान चंपा नायक ने बताया कि मैं घर में मजदूरी कर लोगों के जूठे बर्तन धोकर परिवार का जीवन यापन करती हूँ। माली हालत खराब होने के कारण ही घर की मरम्मत नहीं करा पाई, जिसकी वजह से घर पूरी तरह से ढह चुका है। घर का सारा सामान बर्बाद हो चुका है। घर में खाने को एक दाना नहीं है। चंपा नायक ये दोनों ननद भाभी एक साथ में एक ही घर पर रहती हैं। मिट्टी का घर है। तो पिछले कुछ दिन से जो बारिश हुई है, उसी बारिश में कुछ दिन पहले इनका घर पूरी तरह से गिर गया। गिर जाने के बाद में देख रहे हैं कि मुझसे संपर्क किए। संपर्क करने के बाद में मुझसे कुछ भी सहयोग की आशा करते हुए मुझे बुलाए, तो मैं आई तत्काल। आने के पश्चात देख रही हूँ कि बांस और तिरपाल के सहारे से घर को किसी तरह से व्यवस्थित करके रखे हैं कि किसी तरह से घर में रहा जा सके। और ऐसी स्थिति में देखते हुए मुझसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। साथ ही साथ मैं इनको सहयोग के लिए विभाग से भी मैंने बात की है। जो संभव हो सकेगी यथासंभव मैं प्रयास करते रहूँगी कि जो भी इनको मैं सहयोग करा सकूँ। चंपा नायक क्या प्रॉब्लम क्या हुआ घर में, बोलिए। घर भांगिल गो आगे बर्षाटा करले जखन घर भेंगे गेल तारपरे এখন থাকবার কত অসুবিধা, কোনোটা ঘর নাই, তিরপাল খাটাই করি আছি। डिजिटल भारत के युग में भी पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। लोगों को आज भी ग्रामीण इलाकों में पिछड़ेपन का दर्द झेलना पड़ रहा है। ये तस्वीर है पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा प्रखंड के रेंगाल बेड़ा गांव की, जहां एक बीमार महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीण अपने गांव से खाट पर लेटाकर 1 किलोमीटर दूर सड़क तक ले जा रहे हैं। सोनवा प्रखंड मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रेंगाल बेड़ा गांव सड़क से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुख्य सड़क से गांव को जोड़ने वाली सड़क की हालत ऐसी जर्जर है कि एम्बुलेंस या कोई वाहन गांव तक जाने को तैयार नहीं होता, जिसके कारण गांव में कोई ज़्यादा बीमार पड़े तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को इस तरह मरीज को खाट पर ढोकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायक सह मंत्री जोभा मांझी से गुहार लगाई है, लेकिन आज तक सड़क की मरम्मत नहीं की गई, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।